आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का अंक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं एफएम रेनबो 102.6 पर। आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे और आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स, जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। पर आप जुड़ते हैं प्रतिदिन, इसमें कोशिश करते हैं कि इसमें आप अपनी बात हम तक पहुँचाएं और हमारी कोशिश होती है कि हम उस समस्या का समाधान करें। आज हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, वो थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी से गहरा जुड़ा जरूर है। और साथ ही साथ सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तभी हम उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं। तो विषय सुन लीजिए, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी 2 रेडियो डॉक्टर्स, और दोनों का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन बधाल। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर, वीएमएमसी, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। नमस्कार मैम, स्वागत। धन्यवाद शालिनी जी। नमस्कार श्रोताओं। और हमारे साथ हमारी दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर स्मृति सिंह। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू, नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं से पुनः एक बार ये रिक्वेस्ट करें कि आपको इस कार्यक्रम को सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने मन की बात, यानी आपको जो जो समस्याएं इससे रिलेटेड आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनको हमारे साथ शेयर करना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास सॉल्यूशंस हैं और वो आपको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान पूरी कोशिश करेंगे 4 बजे तक देने की। तो सबसे पहले कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुमन बधाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो ये बताइए पीएमआर डिपार्टमेंट क्या है और ये क्या कार्य करता है? जी बिल्कुल। पीएमआर डिपार्टमेंट फिजियाट्री भी बोलते हैं, पुनर्वास। ये शुरुआती दौर में तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, दर्द, न्यूरो रिहेबिलिटेशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इनके इलाज में ये सहायता करते थे। इस समय ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के किसी भी प्रकार या उसके बाद उसको कैसे समाज में पुनर्स्थापित करना है, चाहे वो उनकी वोकेशनल नीड हो या उनको वापस मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में वापस रीइंस्टेट करने का कार्य है। मुख्यतः लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसके बारे में ये हर तरह की कंडीशंस को ये कार्य करते हैं। जी, तो बहुत कुछ आता होगा आपके इस जो विभाग के अंतर्गत। जिस तरह की भी आप बात कह रही हैं, लोकोमोटर डिसऑर्डर्स बहुत तरह के हो सकते हैं और बहुत कारणों से हो सकते हैं, तो उन कारणों की बात भी हम जरूर करेंगे कार्यक्रम में। पर डॉक्टर स्मृति, आपके हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर? इसको हम 2 तरीके से सबसे पहले ऑफकोर्स जो जन्म लेता है बच्चा, वो डिफरेंटली एबल होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी उसमें भी होते हैं, लेकिन डिफरेंटली एबल कैटेगरी जन्म से, लिंग से, इन सब चीजों से डिसाइड नहीं होती है। ये एज बैरियर भी नहीं होती है, किसी एज में भी किसी को भी हो सकती है। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है। और रीजन तो हम सब जानते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंटली एबल लोग हो जाते हैं। हम इसको एक विजिबल कैटेगरी होती है जो आप देख पाते हो, लोकोमोटिव, लाइक विजुअली चैलेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी नॉन विजुअल कैटेगरी होती है जिसमें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे हीमोफीलिया हुआ, जैसे वो लोग जो सुन नहीं पाते, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो लोग जो डाउन सिंड्रोम हैं, ये कैटेगरी हमें दिखती नहीं है। तो हम इस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं। जी, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ 2 रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुमन बधाल और डॉक्टर स्मृति सिंह। तो हम बात कर रहे थे कि कौन डिसेबिलिटी कैटेगरी में फॉल करता है। डॉक्टर स्मृति ने हमें बताया कि बहुत तरीके से चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे बाय एक्सीडेंट हो। तो डॉक्टर सुमन ये बताएं कि
कौन कौन से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? क्या हर तरह की कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं या उसमें भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई कैटेगरीज होती हैं? जी बिल्कुल। भारत सरकार ने अभी हर गैजेट नोटिफाई में कर रखा है, जिसमें 21 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज रजिस्टर्ड हैं। दे कैन अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी। इनको जैसे कि मैडम ने भी बताया कि हीमोफीलिया, ब्लड डिसऑर्डर्स वाले हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, देन लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम को भी एक इंट्रोड्यूस किया गया है, देन हियरिंग है, लो विजन ब्लाइंडनेस है, और भी इस तरह करके तकरीबन स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर जो कि आजकल लेटली इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो सेरेब्रल पाल्सी। इस तरह तकरीबन 21 कैटेगरीज हैं जो गैजेट में नोटिफाइड हैं। वो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने का तरीका क्या है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये पहचान लिया कि आप उस कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन इसके लिए क्या स्पेशल कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई प्रोसीजर है, या कोई वेबसाइट है, कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है, या फिजिकली फॉर्म सबमिट करना होता है? ये थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। इस समय हमारी भारत सरकार ने बिल्कुल विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं जिनको ये परेशानी है, तो वो सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है स्वावलंबन.com करके, जिसमें ये लोग अपने एरिया के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो जो नोटिफाइड हॉस्पिटल है उसमें 3 अस्पतालों की लिस्ट आ जाती है निकल के, जिसमें से चूज कर सकते हैं मरीज को जो पास पड़ता है या जो उनकी एरिया में आता है, तो उसके हिसाब से वो हॉस्पिटल उनके प्रिंट होके आ जाता है उनके एप्लीकेशन पे। फिर फिजिकली जाके उनको उस अस्पताल में उस रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या जो भी वहाँ पे काउंटर होता है उनसे जाके मिलना पड़ता है। फिर वो आगे का प्रोसेस उनको समझाते हैं, और हर जो भी उनकी जिसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है उस कंसर्न विभाग को वो उनको भेजते हैं। जी, जो मेरा अगला प्रश्न था वो हमारे श्रोता ने यहाँ पूछ लिया है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। लिखने वाले हैं अमृत, कहाँ से लिख रहे हैं ये नहीं लिखा है, पर इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सुमन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं? अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं कि क्या आप प्रोवाइड करते हैं? जी मैं बिल्कुल इनको बताना चाहूँगी। शुक्रिया सवाल पूछने के लिए अमृतपाल जी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर हम कहें तो कई प्रकार के उपकरण अप्लायंसेस होते हैं, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस। सफदरजंग विभाग में, पीएमआर विभाग में ऑर्थोसिस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट अभी हो गए हैं। प्रोस्थेसिस की कुछ नॉमिनल कॉस्ट है जो भारत सरकार के या जो ऑलरेडी नोटिफाइड लिस्ट है। कुछ एनजीओ या यूं कहें सीएसआर के अंतर्गत व्हील चेयर भी जो डोनेशन बेसिस पे मरीजों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये सारी सुविधाएं जो हैं सफदरजंग विभाग इनको सुचारू रूप से देता है। जी जी। और सीएसआर की आपने बात की तो एक प्रश्न हमारे पास आया है, अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं कि सीएसआर जो है हर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस पर आप क्या कहेंगे, ये जानना चाहते हैं। देखिए सीएसआर जो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन भी होता है। मैं कहूँगी छोटी एनजीओ है, जैसे अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, किसी को हेल्प करना चाहूँ, अगर मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड है तो आई कैन ऑल्सो हेल्प। और सीएसआर जैसे कॉर्पोरेट को एक मस्ट है उनको ये करना एक्टिविटी, तो दे हैव टू डू बाय वेरियस चैनल्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर स्मृति, यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कितना लगता है आपको कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी के आजकल के ज़माने में CSR 2% ऑफ द कंपनी इनकम, जो जितनी भी बड़ी कंपनी हैं उनके अपने भी फाउंडेशंस हैं, और वो कंपनी के थ्रू भी हर डिसेबल को, आप जैसे मैम ने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बताया, विजुअली चैलेंज के लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कंप्यूटर हुआ और सॉफ्टवेयर्स हुए, स्मार्टफोन हुआ, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनसे हम मिलते हैं। और बहुत सारी कंपनीज इस तरीके की फैसिलिटी CSR एक्टिविटी के अंदर देती हैं। तो आप जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन सारी बड़ी कंपनी में आप देखोगे CSR की एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर स्मृति। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, फोन लाइन पर हैं, आइए सुन लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, प्रश्न कर लें जी। हाँ जी मैम, मैं मितुल बात कर रहा हूँ गुजरात से। हाँ जी।
मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं सरकार की क्या क्या योजना रहेगी जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए मैम। जी, अभी ये बात हमें डॉक्टर सुमन बता रही थी। डॉक्टर बताएं इनको फिर से कि क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, यही जानना चाहते हैं। हाँ जी मैम। जी जी। निखिल जी, देखिए सरकार की हमें, क्योंकि वो पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है उसको हम एज ए होलिस्टिक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उसको कंसिडर करना चाहिए। तो हमें पहले डिसाइड करना चाहिए कि उसको चाहिए क्या, डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, उनकी ज़रूरतें कैसी हैं और किस अवस्था में जाके डिसेबिलिटी हुई है। उनकी एजुकेशनल नीड हो सकती हैं, उनकी वोकेशनल नीड हो सकती है, उनको एक यू कैन से कि एक डेडिकेटेड इनकम चाहिए अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो वोकेशनल नीड हो सकती है, मॉनेटरी नीड्स हो सकती हैं। तो उस इंडिविजुअल को ऐसे होलिस्टिकली आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो डिसेबिलिटी कार्ड बनाने के बाद उसके माध्यम से ये सारी उनका बेनिफिट जो है उसको पर्सन को मिल सकता है। जी, धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। और इस तरह के हमारे श्रोता जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे रेडियो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमन हैं और डॉक्टर स्मृति हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम जो आज बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनको दी जाती है सरकार द्वारा और एनजीओ द्वारा, वो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बता रहे हैं। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। मैं अमृतपाल सिंह बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं आज इस विषय पर? हाँ मैम, जैसे मेरे एक नॉन है, उनकी एक आंख से बिल्कुल नहीं उन्हें दिखाई देता, तो इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसीजर रहता है? जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है डॉक्टर सुमन इनका कि किस तरह से ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, बताएं। धन्यवाद अमृतपाल जी सवाल पूछने के लिए। आपने जैसे बताया कि वो विजुअली चैलेंज है या उनका एक आंख से उनका दिक्कत है। हाँ जी, एक आंख से 0 है। हाँ, तो इसका एक पोर्टल है जो सरकार ने ई सुविधा दी है स्वावलंबन.com करके। उसमें वहाँ उनको आधार बेस्ड ये सिस्टम है ताकि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक यूनिफाइड डेटा सरकार को चाहिए और जिससे कि सारी सुविधाएं उनको बेनिफिट जो है इस यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से उनको दी जाए। तो पहले इनको रजिस्टर करना पड़ेगा स्वावलंबन.com पे। उसके बाद इनके आधार बेस के हिसाब से इनका जो एरिया है उसके आसपास इनको 3 अस्पताल प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2, 3 करके इनके लिस्ट में आ जाएगा। तो जो भी अस्पताल इनको डेजिग्नेट किया गया है उस पोर्टल के माध्यम से वो वहाँ जाके विजिट करें, कोऑर्डिनेट करें और वहाँ उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा। तो बिल्कुल धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। और आप जैसे और बहुत सारे श्रोता होंगे जो इस बारे में जानना चाहते होंगे, आपके माध्यम से, आपके प्रश्न के माध्यम से उनको भी जवाब मिल गया। हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है, नरेंद्र शर्मा जी हैं, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से। इन्होंने हमें अपने बेटे के बारे में लिखा है कि मेरा पुत्र है जिसकी उम्र 14 साल है और अभी मेरा बेटा सामान्य स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत है और वो जन्म से उसको हियरिंग वो इम्पेयर्ड है, 90% हियरिंग लॉस है। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या उसको सामान्य स्कूल में पढ़ने दिया जाए या उसको कोई स्पेशल स्कूल में डाला जाए, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा लिखा है पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, समय की थोड़ी कमी है। ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की क्या इनको पढ़ाई कराई जा सकती है कि जिससे वो पैरों पर खड़ा हो सके और उनको आगे किसी और स्कूल में डाला जाए जिससे कि उनकी आगे की जो जर्नी हो पढ़ाई की भी और जॉब की वो इजी हो सके। इस तरह के कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या डॉक्टर स्मृति? सबसे पहले नरेंद्र जी, कोई घबराने की बात नहीं है और आपका बच्चा अभी सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है और मैं यही आपसे आशा रखूंगी कि उसकी आप सामान्य स्कूल में ही पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। थोड़े चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर या उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, आपके जम्मू एरिया में भी हैं, काफ़ी लोग हैं और वो हेल्प भी करते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात है, आइडेंटिफाइड जॉब है जो विजुअली चैलेंज, हियरिंग इम्पेयर्ड या लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ लोग कर सकते हैं। तो उस तरीके के जॉब सरकार ने बताए हुए हैं और उनमें बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें एचएच के लिए सीट रिजर्व रहता है। तो उसमें आपका बच्चा सामान्य लोगों की तरह जॉब भी कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और आप सामान्य स्कूल में ही अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखें, यही मेरी आपसे
रिक्वेस्ट होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न किया है नरेश जी, और आपको जवाब भी मिल गया डॉक्टर स्मृति की तरफ से। और हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? वीपी सिंह बोल रहा हूँ, साउथ दिल्ली से। जी वीपी सिंह जी, आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे आज इस विषय पर? दो एक्सपर्ट हैं, दोनों से एक सवाल है। हाँ जी, बताएं। जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है जो मैडम है, उनसे सवाल ये है मेरा कि जो पहले से विजुअली चैलेंज पर्सन है और मेडिकल कार्ड भी है उसके पास, कंसेशन कार्ड होते हैं जो जी रेलवे में फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, जो आईडी कार्ड बनानी है जो टिकट बुकिंग करने के लिए, वो यूआईडी कार्ड होना जरूरी है। वो कहाँ से बन सकता है? ये अभी मैडम ने बताया था यूआईडी कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, एक बार शॉर्ट में फिर से बता दें। आप शायद लेट जुड़े होंगे कार्यक्रम में। यूडीआईडी कार्ड के लिए आपको स्वावलंबन.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये एक आधार बेस्ड सिस्टम है जिसमें आपका आधार से और आपके फ़ोन से लिंक्ड है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है आपके फ़ोन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे आपको 3 अस्पताल की लिस्ट दी जाएगी, तो जिसमें से जो भी अस्पताल आपको बेस्ट सुटेबल लगता है आप वहां विजिट करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद वीपी सिंह जी, आपका प्रश्न हम तक पूरा नहीं पहुंचा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। और एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी, मैं 80 साल उम्र है मेरी साहब जी, नाम बता दें। जगजीत सिंह है मेरा नाम। अच्छा जी, जगजीत सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में। 218 में मेरी आंखों का इलाज हुआ था। मेरी रोशनी उस टाइम 20% थी, अब बिल्कुल कम हो गई है रोशनी। तो कुछ हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से? हाँ जी सर, 80 साल के लोगों को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, आप जिस एरिया में लोकेटेड हैं उसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो स्पेशल स्कूल के हैं या नॉन गवर्नमेंट एनजीओस के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, क्योंकि इट्स वेरी मतलब एज रिलेटेड डिसेबिलिटी तो आती है। अब जो 75 साल तक जी रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आंखों से, अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, एज सिंपल एज दिस। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है। तो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रन किया जाता है और उनको सुविधा दी जाती है जो मुफ्त में किया जाता है। तो आप जैसे लोगों के लिए भी सुविधा है। इसको कैसे किया जा सकता है अवेल? इसको अवेल करने के लिए आप जिस एरिया में हैं उस एरिया के जो भी आप पता करो कि उनके आपके एरिया में गवर्नमेंट या एनजीओ से रिलेटेड कौन से स्पेशल स्कूल्स हैं, कौन से स्पेशल सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाओगे वो सब सुविधाएं देते हैं। बहुत बार बहुत सारे एनजीओस को आप कांटेक्ट करोगे पर्सनली भी जो आपके स्टेट में होंगे, तो वो आपके घरों पर भी आके आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं। जी जी, तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिर्फ थोड़ा सा पता करना है, आपको सही जगह पर पहुंचना है। हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज आया है, पवन ने लिखा है उत्तराखंड से कि CWSN जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए वर्तमान में कोई एजुकेशन फैसिलिटी भी राज्य या केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है? डॉक्टर सुमन, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका सवाल है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए बहुत सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखी हैं। तो हालांकि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है ये बहुत बाद में गैजेट में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसमें एक समग्र शिक्षा अभियान है जिसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं इन बच्चों के लिए दी गई हैं। NCERT का जो करिकुलम है उसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए गए हैं इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इंक्लूसिव क्लासरूम्स बनाए गए हैं, स्पेशल एजुकेटर्स नॉर्मल क्लासरूम में ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि बच्चों को एक नॉर्मल क्लासरूम का उनके नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के हिसाब से उनको एक आइसोलेटेड फीलिंग ना आए। इसके अलावा एक PM ई-विद्या पोर्टल है, वो भी इन बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी, डॉक्टर स्मृति, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने शुरू में बताया कार्यक्रम के कि आप एक केयर गिवर भी हैं, तो किस तरह से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की जो बात हो रही है, पवन जी पूछ रहे हैं, तो किन किन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है? हर डिसेबिलिटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मैं अगर सबसे पहले तो ये हेल्थ प्रोग्राम है, तो मैं एजुकेशन को शॉर्ट में करके अब हेल्थ पर ज़्यादा जाऊंगी। सबसे ये एजुकेशन में ट्रांसपोर्ट से लेके और बहुत सारे रूल्स हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, और बहुत सारे सरकारी स्कूल में फॉलो भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर किसी भी वजह से, अवेयरनेस की वजह से एक्ट नया है
2016 एक्ट आया, फिर 2017 एक्ट आया लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से अभी चीज़ें ना बन रही हैं, एडजस्टमेंट में हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। तो सबसे पहले तो एफएम रेनबो को बहुत सारा थैंक यू कि अवेयरनेस इस बारे में आ रहा है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बारे में बहुत कम बात करते हैं। जी। और उसमें इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। क्लास में बच्चों को कहने को हम कह देते हैं कि समग्र शिक्षा होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, बहुत बार बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाता है तो कहीं का नहीं रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं है तो स्कूल रोज जाने की प्रॉब्लम है, कैसे जाएगा बच्चा, ये वाली सारी प्रॉब्लम है। तो अब जैसे सीएनजी लगा हुआ है पीछे, तो व्हील चेयर नहीं जा सकती है बच्चे की, बहुत बार बहुत तरीके की प्रॉब्लम है। जी, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी बात आपने बताई, और एक श्रोता जरूर वेट कर रहे हैं, तो हम पहले उनको ले लेते हैं, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूं। जी अग्रवाल जी बताएं। आपको नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कॉलेजेस हमारे यहाँ दिल्ली में हैं और बाहर के जो विकलांग लोग हैं बच्चे आके पढ़ते हैं, और जो दिल्ली के भी जो विकलांग दूर दूर रहते हैं, क्या उनके लिए कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, और अगर करते हैं तो किस आधार पे करते हैं? कॉलेजेस की बात की उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या हॉस्टल की जब बात करते हैं तो हॉस्टल में इनके लिए कुछ अलग से कोटा होता है या कुछ अलग से ध्यान रखा जाता है? डॉक्टर सुमन, डॉक्टर स्मृति बता रही हैं। यस, हर कॉलेज में 5% सीट 4% सीट डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व की गई है। 5% रिजर्वेशन है डिसेबल लोगों का। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल हैं। हॉस्टल की प्रायोरिटी देखो, और उसमें जब 4% या 5% सीट रहता है तो जरूरी, तो हॉस्टल की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? अब होता ये है कि कुछ बच्चे फिर भी घर के पास के होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे हॉस्टल्स में अब क्या करें उसके लिए, तो जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और थोड़ा सा मार्क्स बेसिस ले लेते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और जो बच्चे दिल्ली के होते हैं उनकी प्रायोरिटी बाद में होती है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो एनजीओस चला रहे हैं, जिनमें इन बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। परेशानी तो है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी चीजें एक तरीके से हो जाती हैं कि सबको हॉस्टल मिल जाता है, सब कुछ हेवन नहीं है, लाइफ इज नेवर हेवन। बट प्रयास तो करते रहना पड़ता है। जी, ऐसा नहीं है कि लाइफ इज हेल ऑल्सो, लाइफ इज ब्यूटीफुल। यस, लाइफ इज ब्यूटीफुल। एंड अभी हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, हमारे रेडियो डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। मैम मैं दिल्ली से जाहिद बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। जी जी जाहिद जी बताएं। मैम से मेरे सवाल है कि मैं जो है 2001 में सर्टिफिकेट बनाया था, मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट 2001 में आरपी पेशेंट हूँ मैं, तो 75% पे बना हुआ था। अब जो बिल्कुल आई साइड जो है 1-2% ही रोशनी रह गई है, तो क्या ये दूसरा बन जाएगा नया? और दूसरा सवाल ये है मैम कि इसके मुझे फैसिलिटीज क्या मिलेगी इसमें? वो बेनिफिट तो मुझे मिलता है जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, इसके अलावा जैसे मैं 32 साल से रेंट पे रहता हूँ, तो कुछ इसका कोई ऐसा है जैसे मकान मिल जाए कोई किसी लोन पे किसी चीज पे, या कुछ आमदनी का सिलसिला बन जाए, जैसे कुछ हमें काम मिल जाए, कोई एजेंसी है या कोई कारोबार या कोई भी चीज इस तरह की जो हमारी इनकम बढ़ जाए कुछ। इन्होंने जो बताया कि 75% इनकी डिसेबिलिटी थी और अब ज्यादा बढ़ गई है, तो डॉक्टर सुमन क्या दोबारा से ये रिवाइज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये दोबारा अस्पताल में जाके अपना सर्टिफिकेट रीअप्लाई करके और दिखा सकते हैं। अगर वो डिसेबिलिटी अगर वाकई मेडिकल होता होगा इसके लिए, बिल्कुल दोबारा एक मेडिकल बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाता है और देखा जाता है कि अगर बढ़ गई है तो उसको जरूर रिवाइज किया जाता है। और जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, अभी डॉक्टर स्मृति ने भी बताया बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और जैसे
जैसे अभी हमारे जो श्रोता है उन्होंने भी बोला कि क्या हमें कुछ काम मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है, और एक स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है छात्रवृत्ति मिल सकती है क्या, इस तरह के प्रश्न आते हैं। स्किल्ड ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है। तो जब हम पुनर्वास पर बात करते हैं तो ये सारे बिंदु भी ज़रूर छूना ज़रूरी है। तो मुझे बताएं कि डॉक्टर स्मृति आपसे पूछूंगी कि इस तरह की जो सुविधाएं मिल सकती हैं या मिल रही हैं क्या सरकार की तरफ से? या पहले मैं उन भाई साहब को जवाब देना चाहूंगी। हमें डीडीए की स्कीम्स में रिजर्वेशन मिलता है, पीएम आवास योजना में भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और बहुत बार डिसेबिलिटी ग्राउंड पर अगर आपकी इनकम उसको मैच करती है तो घर फ्री के भी मिलते हैं, और आप उसमें बैंक्स के थ्रू, पीएम आवास स्कीम के थ्रू पता करके उसको देख सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपको देखना है कि आपकी जो जॉब है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्वयं सहायता ग्रुप भी हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब भी हैं, बहुत सारे तरीके की चीजें हैं। आपको थोड़ा सा अपने एरिया में देखो। हम डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, मैं भी एक वुमन हूँ, मैंने भी एक्सप्लोर की है जिंदगी, और उस तरीके से आप थोड़ा सा अपने घर के बाहर निकलिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना हाथ फैलाए, अपनी बाहें पसारे, आपका स्वागत करने के लिए, आपको समायोजित करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। जी, बहुत बहुत पॉजिटिव बातें डॉक्टर स्मृति यहाँ बता रही हैं, डॉक्टर सुमन बता रही हैं, और इस तरह से हमें लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों का हमें सही जानकारी मिले तो हम ये सब चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे प्रशिक्षण के बारे में, अभी डॉक्टर सुमन से मैं फिर से पूछूंगी, लेकिन इस बीच में एक जो मैसेज आया है उसको मैं लेना चाहूँगी। उत्तराखंड कोटद्वार से नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब, शालिनी मैम आपको नमस्कार, और दिव्यांग समाज के लिए उनके प्रशिक्षण, उन्हें सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना है, इसी बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी। तो ये प्रश्न भी आ गया हमारे श्रोता का। जी बिल्कुल, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है और आपका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके बाद आपकी हॉबीज क्या हैं। क्योंकि अगर एक जरिया बंद हो जाता है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एग्जांपल दूं, अगर कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उनकी टांग चली गई है, तो अब उसको देखना पड़ेगा एजुकेशन लेवल क्या है या उनकी हॉबी क्या है, उसको हम वोकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक पीएम दक्ष DEPWD पोर्टल है, जिसमें दो बेसिकली डोमेन है। एक जो डोमेन है वो स्किल ट्रेनिंग के लिए है, दूसरा जो है दिव्यांग रोजगार सेतु है, जिसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, PWD जो पर्सन है वो किसी भी जॉब देने वाली संस्था के साथ जुड़ सकता है। अस्पताल में जाके भी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन करवा सकता है, या वोकेशनल रिहेबिलिटेशन स्कूल्स हैं जो बेसिकली उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके दोबारा सक्षम बना के और कम्युनिटी में उनको वापस रीइंटीग्रेट करती हैं। तो इस तरह के पोर्टल पे हम इंफॉर्मेशंस होंगी, उस इंफॉर्मेशन से आप उस चीज को अवेल कर सकते हैं। और एक मैसेज हमारे तक पहुंचा है, लिखने वाली हैं जानवी भारती। इन्होंने लिखा है, मेरठ में रहती हैं, रेडियो डॉक्टर रोज ये सुनती हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी विकलांगता है आंखों की, और मुझे 40% विकलांगता है। क्या कोई स्मार्टफोन या फोन की सुविधा होती है जो हमें मिल सके, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके काम करने में और इन सब चीज़ों के लिए? तो इस तरह की कोई फैसिलिटी है डॉक्टर स्मृति? यस, इस तरीके की फैसिलिटी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हमेशा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हमेशा लेके आते हैं स्कीम्स, और उसमें आपको फॉर्म भर के अपने डिसेबिलिटी UDID के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, और वो आपको फोन देंगे। मिलता है, सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं आजकल। तो सुविधाएं हैं जैसा डॉक्टर स्मृति बता रही हैं, लेकिन आपको सही जगह पर पहुंचना है। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? हाँ, पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी तो है, नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से। जी, आप अपना प्रश्न करें। और दोनों विशेषज्ञ साहिबाओं को भी नमस्कार। जी नमस्कार सबकी तरफ से। हाँ जी, बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं? मेरा पहला सवाल ये कि देखिए, दिल्ली में जो है, दिल्ली में बसें चलती हैं, और दिल्ली में विकलांगों के लिए बसों में अटेंडेंस भी अलाउ है और जो है पास भी अलाउ है, और बसें पूरे हिंदुस्तान में चलती है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल, क्या ट्रेन में और हवाई जहाज में और ये जो मेट्रो चलनी शुरू हुई है,
क्या इनमें भी अटेंडेंट और पास की सुविधाएं गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है क्या, इसके बारे में बताया कर चुकी है। और तीसरा सवाल मेरा है कि जो लोग बाई बर्थ हैंडीकैप्ड होते हैं, कुछ लोग बाद में होते हैं, तो जैसे पहले प्रोसीजर था कि आप उसके लिए आप जाके अस्पताल में हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाइए, तो तमाम उम्र काम करता था, तो अब क्या उसको रिन्यू करना पड़ता है 4-5 साल में, या फिर जो है वही कंटिन्यू पूरी लाइफ चलता है? ये कुछ मेरे सवाल है, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी प्रश्न करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि जैसे इन्होंने भी कहा कि क्या फैसिलिटीज दी जाती है दिव्यांगों को, और हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर स्मृति? मैं ये कहना चाह रही थी कि सुविधा तो नहीं है, लेकिन हर मेट्रो स्टेशन पर जब आप घुसते हो तो वहां पर आप बता देते हो कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो मेट्रो का स्टाफ स्वयं आपको असिस्ट करता है। आपको आपके जाने से पहले मेट्रो स्टेशन का स्टाफ खड़ा रहेगा आपको रिसीव करने के लिए, और आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं उस जगह की सवारी पर आपको बैठा के छोड़ेगा। तो इस तरीके की सुविधा तो अवेलेबल है, लेकिन ये वाली तो अटेंडेंट वाली सुविधा नहीं अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये जो रिन्यू कराने का कह रहे थे मैम, ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी, लेकिन ये डिसेबिलिटी के इसमें जैसे टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आपके सर्टिफिकेट पर है तो उसको रिन्यू तो नहीं कराना पड़ता है। जी, डॉक्टर सुमन आप बताएं, जैसे ये बोल रहे थे, क्या अगर एक बार बन जाता है तो उसको रिन्यू भी कराना होता है क्या? जैसे कि मैडम ने बताया, अगर लिमिटेड वैलिडिटी या टेम्परेरी सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसकी अवधि उस कार्ड पे मेंशन होती है कि कितने समय के लिए कार्ड वैध है या वैलिड है। अगर परमानेंट है तो उसको रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है। जी जी जी। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन कुछ और बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं तक पहुँचे। कि जब हम दिव्यांग की बात करते हैं, उनकी कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम बात कर लेते हैं कि वो हॉस्पिटल में अगर वो पहुँचते हैं तो किस तरह की सुविधाएं उनको दी जाती हैं। जी बिल्कुल, अभी इसके बारे में जागरूकता काफ़ी हद तक आ चुकी है, और भी आगे इसकी आवश्यकता है कि जागरूकता बढ़े। और ये प्रोग्राम जैसा कि इस तरह की चीज़ों की बिल्कुल बेहद आवश्यकता है। अस्पताल में मैं आपको बताना चाहूँगी, दिव्यांगजनों के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड काउंटर होता है। जब वो घुसते हैं उनके लिए पार्किंग होती है, सबसे पहले गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग होती है, असिस्टेंस होती है। मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ। एक डिसेबिलिटी पार्किंग है, देन उनका एक अलग से काउंटर होता है। उनको बाकायदा मे आई हेल्प यू से काउंटर से उनको डेजिग्नेट किया जाता है कि उनको किस विभाग में जाके दिखाना है। सुगम में लिफ्ट्स होती हैं आजकल विजुअली चैलेंज के लिए, हियरिंग वालों के लिए। हर तरह की लिफ्ट जो है हर फ्लोर पे उपलब्ध हैं ताकि वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। जी, तो ये सुविधाओं की हमने बात की, पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर स्मृति हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्मृति, ये बताएं किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं? एक तो मैं केयर गिवर भी हूँ, तो हॉस्पिटल आना जाना, क्योंकि मेरी बेटी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से अंडर ट्रीटमेंट है वो, तो हॉस्पिटल आना जाना और बहुत सारी चीजों में, क्योंकि बहुत क्राउडेड होते हैं हॉस्पिटल्स, और पार्किंग तो बहुत दूर की बात आती है, तो उसमें आने में पहले प्रॉब्लम होती है। फिर मेडिसिन्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का धन्यवाद जिन्होंने QR कोड मेडिसिन्स पर बहुत जगह पर अभी रिकॉग्नाइज कर लिया, 300 मेडिसिन्स पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और सारे मेडिसिन्स पर भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मेडिसिन लेना भी अपने आप में एक डिसेबल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कई तरीके एक ही साइज की होती हैं, उसको पहचानना और उसको सब कुछ करना बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब QR कोड या ऐसे एक्सेसिबल मेडिसिन और या हेल्थ केयर के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं तो बहुत ही सुविधाएं हो जाती हैं। बहुत बार डॉक्टर्स एक्सरे या कोई भी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो टाइम का भी ये रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, लेकिन अवेयरनेस आ रही है। इसलिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्टर्स को भी बताना ज़रूरी है कि कैसे, या हेल्थ कर्मी को बताना ज़रूरी है, नर्स को, वार्ड बॉय को, कि एक डिसेबल को आप कैसे हेल्प करोगे, उसको किस तरीके की सुविधा, उसको किस तरह की ज़रूरत है, तो उससे ज़्यादा सुविधाएं आएंगी हॉस्पिटल में। और सरकार इस तरफ अग्रसर है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोगों की ऐसे इनिशिएटिव के बाद सरकार और भी ज़्यादा काम करेगी और सारी चीज़ों को हमारे हेल्थ केयर, बहुत सारी पॉलिसीज भी बनी हैं, अभी काफ़ी अवेयरनेस आई है, लेकिन
अभी काफी कुछ करना बाकी है, स्पेशली विमेन विथ डिसेबिलिटी को लेके बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो सोचने में भी, अगर मैं बोलूंगी तो पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। जी। हम समस्याओं पर बात आज कर रहे हैं, पर समाधान पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इनको कहना चाहूंगी कि इसके अलावा जब हम अस्पताल में जाते हैं, जैसे अस्पताल की मैं बात करूं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सारी इन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू। जी, तो बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लगता है हमारे श्रोताओं तक पहुंची होगी। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली डॉक्टर स्मृति की, बहुत सारी जो QR कोड से जो ये दवाइयां जनरेट परचेज की जा सकती हैं, इस पर कार्य चल रहा है, उस तरह का कार्य और आगे बढ़ता रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है, यश हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं। ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू आस्क व्हाट कैन अ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स डू टू रिड्यूस द स्टिग्मा एंड प्रमोट इंक्लूसिवनेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी हम चाहते हैं जहां पर सबको समान अधिकार हो, तो ये अधिकार और सब कुछ, सारी सुविधाएं सबको मिल सके, इसके लिए क्या बहुत जरूरी है? क्या हमें इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना चाहिए या कलेक्टिव वर्क करना चाहिए? बहुत कम समय है, पर मैं आप दोनों से थोड़ा सा इस बारे में चाहूंगी। सबसे पहले तो इस तरीके की स्टिग्मा से लड़ने के लिए जो आज का इनिशिएटिव है वो शालिनी मैम को बहुत सारा धन्यवाद। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम सबको डिसेबल्स को इक्वल समझना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी को देखें, डिसेबिलिटी को बाद में देखें, तो स्टिग्मा अपने आप चला जाएगा। उनसे फ्रेंडशिप करें, उनकी जिंदगी में समझे, ये सोसाइटी के लिए जरूरी है कि उनके अलग से कॉलोनी ना हो, अलग से घर ना हो, अलग से वो एक दूसरे के साथ न रहें। हमें कोशिश करना चाहिए, हम सबको कोशिश करना चाहिए, हम डिसेबल भाई बहनों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम मोर ऑफ सबके साथ रहने की कोशिश करें और उनको अपने बारे में खुल के बताएं, खुल के अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और खुल के उसके समाधान के बारे में बताएं और हंसे खुशी से रहें। डिसेबिलिटी सबके पास है, किसी न किसी तरीके से उसको बस केटर करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात बोली। और डॉक्टर सुमन, आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स? बिल्कुल, मेरे भी यही हैं कि हमें डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सोशल इंक्लूजन पे हमें ध्यान देना चाहिए, बेबी इट्स इकोनॉमिक और इन डे टू डे लाइफ। अगर हम उनको अपने से अलग नहीं समझेंगे, they will be part of community, तो स्टिग्मा अपने आप चले जाएगा। they will not consider them special, you include them in society and welcome them, क्योंकि देखिए सबकी भागीदारी से ही समग्र प्रगति संभव है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और अब इसी तरह से हम मिलजुल कर रहें और कार्यक्रम आप सुनते रहिए, और ये कार्यक्रम आपको बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। और आज का जो ये कार्यक्रम था वो विशेष हमने केंद्रित किया था दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके ऊपर, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। और हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर्स रही डॉक्टर सुमन बादाल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ PMR VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर स्मृति सिंह हमारे साथ थी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों समय निकाल कर यहाँ आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ गया है और आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को दीजिए इजाजत, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।